1 मिनट में कंटिन्यू करेंगे भाई, पता नहीं आज क्या पंगा है। जिस दिन लेट होते हैं या कुछ बात होती है उस दिन ये सारी दुनिया की चीज़ें आ जाती हैं। या चल गए फाइनली। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ प्रॉब्लम आ रही थी भाई, सेम ईयर। चलो अब सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। गुड इवनिंग मैम, एज यूजुअल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल विद पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू अंतिमा। हाँ यार आज थोड़ा सा टायर्डनेस थी, मैं शाम वाली जो आपकी 6 बजे वाली क्लास होती है वो मैंने ऑफ कराई थी, और 7:30 में तो हम सभी मिल ही रहे हैं, है ना। बात रही नोट्स की, नोट्स जल्दी मिल जाएंगे जो भी पेंडिंग है, टेंशन ना लो। मतलब ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पहले शादी आ गई थी फिर ये होली आ गई, तो उसमें टाइम लगता है। देखो नोट्स का प्रोसेस मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता, जिन्होंने नए बैचेस ज्वाइन किए हैं या जो लोग नए जुड़े हैं, जो बिल्कुल पूरे नोट्स का एकदम नक्शा ही बदल दिया हमने इस बार से। एक तो बाइलिंगुअल हो गए, आपको दोबारा सोचना ही नहीं है ना। तो नोट्स की प्रोसेस ये रहती है, ये क्लास चलेगी, इस क्लास से प्रॉपर नोट्स बनेंगे, है ना। वो एकदम एक एक क्लास में जो जो बात कही गई है वो बाइलिंगुअल नोट्स बनेंगे। फिर मेरे पास आएंगे, मैं प्रूफ रीड करूंगी, प्रूफ रीडिंग होगी, फिर वो नहीं मेरे पास आएंगे, मैं टाइपिस्ट जो है वो टाइप होकर के आएंगे मेरे पास। जब वो टाइप होकर के आ जाते हैं, जब वो टाइप होकर के आ जाते हैं तो उनकी होती है प्रूफ रीडिंग, जो कि होगी 3rd स्टेज। प्रूफ रीडिंग करके जो करेक्शन के लिए भेजे गए हैं वो फिर करेक्शन होकर के आएंगे, एक बार में आए 2 बार में आए, तो ये 4 स्टेजेस तो फिक्स हैं। इसके अलावा 4-6 बार भी टाइम लगता है, मतलब नोट्स में आप हल्का काम मत लीजिएगा नोट्स को, क्योंकि बाइलिंगुअल है नोट्स। एक तो अभी जिनको पुराने नोट्स मिल गए हैं और नए वाले नहीं मिले हैं तो वो थोड़ा इंतजार करें, वो नोट्स डिफरेंट तरीके के हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, जिनको मिले उन्हें पता है ना। चलिए इंटरनेट परेशान कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, होता रहता है ये, आपके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है, मौसम हो वहाँ पे खराब। चलिए आज का टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी को पढ़ना है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, है ना। 1 नंबर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए, इससे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा को समझने में भी मदद मिलती है। व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन, व्यक्ति, एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स, है ना। हम कह रहे हैं 125 करोड़, तो कहाँ, अब तो हम पहुंच गए हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा। तो अगर हम देखें तो सब इंडिविजुअल्स हैं, अगर कई 100 करोड़ लोग हैं देश में या दुनिया में, अगर हम कहें 8 अरब लोग हैं, ठीक, तो 8 बिलियन लोग हैं, सब इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस भी हैं, यानी उनमें अंतर भी पाए जाएंगे, उनमें विभिन्नताएं भी होंगी। आप अपने घर में देख लीजिए, आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आप 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, या फॉर दैट मैटर 3 मेंबर्स भी हैं घर में, एक आप हैं, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, या आप 3 दोस्त हॉस्टल में भी रहते हैं, या आप कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने, या आपके ट्यूशन में, फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में, स्कूल में आपने लोग देखे होंगे। कुछ समानताएं होती हैं हम लोगों में और बहुत सारे अंतर होते हैं, कोई भी 2 लोग पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते, नहीं तो वो क्या बन जाएंगे, रॉबर्ट्स बन जाएंगे, रोबो बन जाएंगे, वो एक चिट्टी बन जाएंगे, वो रजनीकांत जी वाली मूवी याद होगी आपको। तो हम रोबोट्स तो है नहीं, हमें इंसान कौन बनाता है, हमारे डिफरेंसेस ही तो बनाते हैं। जो हमारा संविधान है, या हम अगर इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में कहते हैं कि विभिन्नता है बहुत ज्यादा, जो हम कहते हैं कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, यानी भाषा की विभिन्नता है, दिखने में अलग है, खाने की जो टेस्ट है वो अलग है, पहनावा अलग है, अलग अलग लोग अलग अलग हैं। तो यानी हम कहते हैं एकता, विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा हम लगाते हैं, डेमोक्रेसी है इंडिया जैसे कि, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता में एकता। तो ये कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से तो हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी करनी पड़ती है ना। विभिन्नता में एकता क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल्स डिफरेंट होंगे, सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं हो सकते और ना होने चाहिए, अगर हो जाएंगे तो रोबोट्स बन जाएंगे, आप एक और व्यक्ति अपने जैसा बिल्कुल डिट्टो आपके जैसा झेल नहीं पाएंगे, है ना। तो विभिन्नता में एकता, कि हमें बेशक विभिन्नता हो, डाइवर्सिटी हो, चाहे वो हमारे रिलीजन के बेस पे हो, धर्म, रूप, रंग, भाषा, किसी भी आधार पे विभिन्नता हो, लेकिन विभिन्नता में एकता होनी चाहिए, अनेकता में एकता कह लीजिए, है ना। मतलब हम क्या हैं, विभिन्न हैं, इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, कोई भी 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, दुनिया में किन्हीं भी 2 लोगों का थंब प्रिंट सेम नहीं होता। आप देखते हैं ना, आधार कार्ड बनवाते हैं तो थंब प्रिंट लगाते हैं, आप अपने ऑफिस जाते होंगे या जाएंगे कल को स्कूल्स में भी दिल्ली के, तो क्या है, बायोमेट्रिक है, तो आप अपना अंगूठा लगाते हैं तब एंट्री होती है, ठीक है ना। किन्हीं भी 2 लोगों का अंगूठा जो फिंगरप्रिंट है वो बिल्कुल सेम नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है। शुभम मैं समझी नहीं क्या कहना चाहते हो।
अरे नीतू, जो टॉपिक जैसे हैं वो वैसे ही तो किए जाएंगे, जो जरूरी है, जितना जरूरी है जिस टॉपिक में, उतना ही तो डिस्कस करेंगे, है ना। आएंगे, अभी तो ये यूनिट्स हैं बची हुई, डोंट वरी। विभिन्नता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कोई भी दो लोग, हाँ इवन ट्विंस भी सेम नहीं होते भावना। अगर दो जुड़वा बच्चे बिल्कुल सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, कुछ मिनट के अंतर पे, दिखते सेम हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, फिर भी उनमें अंतर पाया जाएगा। तो जब कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते, और दो लोगों को सेम होना भी नहीं चाहिए, आप अपने जैसा एक और बंदा नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो नहीं तो हमें रोबोटिक लगेगा सब कुछ, मशीन लगेंगी कि भाई दो घड़ियां या दो फोन है एक जैसे, तो वो अपने आप तो कुछ कहते नहीं है, ठीक है ना। आज 6 बजे वाली नहीं हुई थी भाई, ठीक। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जिक्र आता कहां से, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं निकल के कहां से आती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं आई कहां से। तो इनके कुछ बेसिस हैं, आधार हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, या अगर मैं कहूं अलग अलग टाइप हैं। कैसे हो सकती है, हमारे बायोलॉजिकल मेकअप में, यानी हमारी जैविक विविधता या जैविक निर्माण जो है हमारा, किन्हीं भी दो लोगों का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, डीएनए बिल्कुल सेम थोड़ी होता है। तो एक तो इसका एक आधार है बायोलॉजी, यानी हमारी जैविकता, हम बने डिफरेंटली है, जेनेटिक मेकअप हमारा अलग है। मानसिक स्तर सबका डिफरेंट हो सकता है ना। आईक्यू में भी अंतर पाया जाता है, कोई चीजों को जल्दी समझता है, कोई चीजों को किसी तरह से समझता है, कोई चीजों को किसी तरह से समझता है। मेमोरी सेम नहीं हो सकती। कल्चरल डिफरेंसेस हमारे अंदर पाए जाते हैं, यानी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हमारे अंदर पाई जाती हैं। हम अलग अलग संस्कृति के लोग, अगर आप इवन दुनिया में देखें तो वेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज की अलग कहानी है, यूरोपियन कंट्रीज की अलग कहानी है। अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, जो दुबई है या आपका यूएई में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, सऊदी अरेबिया से लेके कतर, वहां के पहनावे से लेके, खाने से लेके, कल्चरल त्योहार मनाने से लेके, इवन इंडियन स्टेट्स में भी जो हमारे 28 राज्य हैं, वहां पे भी इतनी सारी विभिन्नता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाइए आप, दिल्ली से आप गोवा चले जाइए, दिल्ली से आप केरला चले जाइए, दिल्ली से आप त्रिपुरा चले जाइए, अंतर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। होगा नैन, वो भी इमोशनली भी हम सब डिफरेंट हैं। किसी को हल्का सा हाथ में अगर एक ब्लेड भी लग जाए, बहुत नाम मात्र का, और ब्लड दिख जाए, तो किसी को बहुत घबराहट हो सकती है ना। कोई है जो देश के देश को उड़ा दे रहे हैं लोग, टेररिस्ट भी तो मतलब बने तो वो हार्ड मास के ही है ना, जिसको हम कहते हैं, उनका भी जेनेटिक मेकअप है, तो वो ह्यूमन सी ना बायोलॉजी से, बेशक दिमाग से कुछ और हो गए। तो इमोशनली हम सभी डिफरेंट हैं। जो व्यक्ति एक बात में हंसेगा, दूसरा व्यक्ति उस बात पे रो सकता है, ठीक। तो हमारे अंदर डिफरेंसेस किस बेसिस पे हैं, हमारी बायोलॉजी में अंतर है, हमारी मेंटल क्षमताओं में यानी मानसिक क्षमताओं में अंतर है, हमारे इमोशंस में डिफरेंस है, कल्चरली हम डिफरेंट हैं, हमारे रंग रूप शेप साइज इंटरेस्ट, किसका किस चीज में रुचि है, ये सब में अंतर पाया जाता है। देखो ऐसा नहीं कि हम सब सेम नहीं है, हम सब में कुछ तो समानता पाई भी जाती है, लेकिन काफी डिफरेंसेस भी हैं। तो हम उन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि जब आप एक क्लासरूम में जाएंगे एज अ टीचर, तो ऐसा थोड़ी सारे बच्चे सेम मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के बच्चे आपको वहां क्लासरूम में टकराएंगे, और आपको उनको मैनेज करना है, उनको बेहतरी के लिए समझना है, ताकि उनके अंदर छिपा हुआ पोटेंशियल, जो हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में समझ रहे थे, यानी बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे को केंद्र में रखोगे कैसे, जब तक उसके अंदर की विभिन्नताएं नहीं समझोगे। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 सेम तरीके से थोड़ी पढ़ेंगे, है ना, 40 के 40 सेम लंच थोड़ी लेकर के आएंगे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, 40 के 40 के घर में सेम त्योहार थोड़ी मनाया जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ये बातें मैं आपको बता चुकी हूं, और ये जब नोट्स में मिलेगा तो बाइलिंगुअल मिलेगा, डोंट वरी, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। यानी कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से सेम नहीं होते, सब में अंतर पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। देखिए, इवन ट्विंस हैव डिफरेंसेस, जो ट्विंस हैं उनमें भी अंतर पाए जाते हैं, यानी जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें भी अंतर पाए जाएंगे। इट इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर, ये हमें प्रकृति से मिले हैं, जो अंतर हैं बाय डिफॉल्ट मिले हैं, नेचुरली मिले हैं, प्राकृतिक रूप से मिले हैं। डिफरेंस, इवन दो पेड़ भी सेम नहीं होते, आम का पेड़ और नींबू का पेड़ सेम थोड़ी होगा, तो ये मदर नेचर से यानी प्रकृति से हमें मिले हैं अंतर। डिफरेंसेस आर नॉर्मल एंड कॉमन थिंग्स टू हैव, यानी अंतरों को हमें कोई हवा नहीं बना देना है। अंतर जो है, ये विभिन्नताएं जो हैं, ये कॉमन है, ये एक नॉर्मल बात है, ये एक सामान्य बात है कि हम सभी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, ना होने चाहिए, क्योंकि मजा खराब हो जाएगा जीने का, ठीक है ना। तो अंतर होना क्या है, नॉर्मल बात है, लेकिन उन अंतरों के बेसिस पे, उन विभिन्नताओं के बेसिस पे किसी के साथ गलत व्यवहार करना या इक्वालिटी के साथ पेश ना आना, इक्विटी ना रखना, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हम विभिन्नताओं की बात करें, तो एक क्लास है मान लीजिए,
तो एक क्लास में रंग के आधार पे अलग बच्चे मिल सकते हैं, किसी का रंग थोड़ा सा डार्क शेड हो सकता है, किसी का लाइट शेड हो सकता है, किसी का कुछ बीच में होगा, है ना। तो ये सब क्या है, रंग के आधार पे हमारे बीच में अंतर पाए जाते हैं। वो आधार क्या है, शेप, आकार, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है। इस पे ये नहीं है कि हम बच्चों का मजाक उड़ा रहे हो, है ना। शेप और साइज डिफरेंट हो सकते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि का स्तर अलग अलग बच्चों का अलग अलग हो सकता है। कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीमे सीखेगा, किसी को किसी एग्जाम्पल से चीजें समझ में आ जाएंगी, दूसरे को दूसरी एग्जाम्पल से चीजें समझ में आ जाएंगी। सेम टू सेम कुछ भी नहीं हो सकता। हम शक्ल आदमी में भी भैया अंतर है अंकित, है ना। हम शक्ल आदमी हो चाहे औरत हो, ऐसा नहीं है शक्ल मिलने से, वही तो ट्विंस की बात हो रही थी ना, जुड़वा बच्चों की, ऐसा नहीं है कि अंतर खत्म हो जाएंगे। ठीक है चिंकी, इतनी बात क्लियर है। समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम देखें बेसिस ऑफ डिफरेंस यानी अंतर के आधार, विभिन्नताओं का आधार, अंतर के आधार, अगर हम देखें यहां पर तो एक चीज हमें समझनी होगी कि अंतर क्या है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ, कौन सी विभिन्नताएं हैं जिसके बेसिस पे अंतर आते हैं। भाषा की विभिन्नता है भाई, आप कहीं पे तमिल बोली जाएगी, किसी घर में या स्टेट में पंजाबी बोली जाएगी, कहीं हिंदी बोली जाएगी, कहीं भोजपुरी बोली जाएगी। अगर आप बिहार चले जाएंगे तो भाषा की विभिन्नता पाई जाती है, भाषा की विभिन्नता पाई जाती है, यानी लैंग्वेज में डिफरेंसेस हैं। कास्ट, जाति के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाएंगी। जेंडर, लिंग के आधार पर मेल फीमेल अदर जेंडर। कम्युनिटी, समुदाय, कौन किस कम्युनिटी से आता है ना, उसके आधार पे अंतर पाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब में अंतर करना शुरू कर दो। रिलीजन, धर्म के आधार पे अलग अलग रिलीजन में ईश्वर को या भगवान को या ऑलमाइटी को प्रे करने के या याद करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो इन सभी आधारों के बेसिस पे हमारे अंदर क्या होते हैं, अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये अंतर आते कहां से हैं। ये इनके दो बेसिस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस हैं दो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं दो बेसिस पे होती हैं, एक होती है इनहेरिटेड और दूसरी होती है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब जिनको, जो हमें विरासत में मिले हैं, हमारी हेरिडिटी से, हमारे जेनेटिक्स से, ठीक है। और एक्वायर्ड अंतर कौन से हैं, जिनको हमने अर्जित किया है अपने एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, टीवी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो विरासत में मिला है, हाँ, जो विरासत में मिला है, हम ये कहेंगे वो इनहेरिटेड यानी आपके डीएनए या जेनेटिक मेकअप से मिला है, और एक्वायर्ड है जिसको आपने अर्जित किया है एनवायरमेंट से। इनहेरिटेड या विरासत में मिले में क्या क्या आ सकता है, फिजिकल, यानी जो आपकी शारीरिक बनावट है, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आप देखिए अपने माता पिता से या आपके ही परिवार में अपने दादाजी से इंस्पायर्ड होगा। अभी वो बहुत दिन बात चल रही थी ना, जो रणबीर कपूर की बेटी है कि वो अपने दादाजी जैसी दिखती है, ऋषि कपूर जैसी है, नॉल, ऋषि कपूर ही नाम है ना शायद। तो ये क्या है भाई, ये इनहेरिटेड चीज हो गई, ठीक। या बच्चों का माँ बाप से शक्लें मिलना, या फिजिकल बनावट वैसी होना, हाथ भी आप कई बार देखेंगे, बालों का टाइप भी, तो ये शारीरिक बनावट माँ बाप से। मेंटल एबिलिटी भी बहुत हद तक, जो इंटेलिजेंस का स्तर है, माँ बाप से। टेम्परामेंट, कि आपके पिताजी बहुत गुस्से वाले, हो सकता है आप में भी वो चीज इनहेरेंटली आ जाए। आपका टेम्परामेंट, स्वभाव जो है, बेशक आप उसको कंट्रोल करना सीख जाएं, लेकिन जो आपका नेचुरल स्वभाव है वो कई बार प्रभावित होता है आपकी हेरिडिटी से, आपकी इनहेरिटेंस से। अब एक्वायर्ड क्या है, अर्जित। अगर आपके घर वाले बातचीत करते हैं, आप लोगों में घुलते मिलते हैं, तो आप सोशल हैं, तो आसपास के माहौल की वजह से, कल्चरल, जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं, एनवायरमेंट कैसा है वहां, इमोशनल जो माहौल है वो कैसा है। टेरर का माहौल तो नहीं है। सोचो अफगानिस्तान में रहने वाले बच्चों की स्थिति क्या होगी इस टाइम पे, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कृष्णा क्या कह रहे हो आप। हिंदी वीडियो में रेफरेंस बताओ, कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो, क्या रेफरेंस बताऊं, क्या पूछ रहे हो, समझ में भी तो आए क्या क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ, जैसे योगेश कह रहे हैं कि मैं अपने पापा जैसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, जो भी लिखा है आपने। तो ये अंतर हमारे इनहेरिटेड होते हैं, कुछ वंशानुगत तत्व होते हैं, जैसे हमारी शारीरिक बनावट हो गई, हमारा मानसिक स्तर, जो बुद्धि है वो बहुत बार माँ बाप से प्रभावित होती है, और टेम्परामेंटल, जो आपका आईक्यू है बेसिकली, टेम्परामेंट, स्वभाव कैसा है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत उग्र व्यवहार स्वभाव के हैं। डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, हमारी क्षमताओं में भी अंतर पाए जाते हैं। कुछ लोगों में शारीरिक क्षमता बाय डिफॉल्ट ज्यादा होती है, तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। कुछ में सिंगिंग या म्यूजिक के प्रति टेस्ट बाय डिफॉल्ट मिला होता है इनहेरिटेंस में। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सेक्स, मेल और फीमेल में अंतर पाए जाएंगे। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी टाइप, अलग अलग होते हैं, है ना। अभी आपको पर्सनैलिटी अलग से पढ़ना नहीं है, जिन्हें पढ़ना है वो बाद में समझेंगे इस बात को। मेच्योरिटी, किस एज में आप हैं, एज का भी तो डिफरेंस है ना।
डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट। कुछ लोगों में एप्टीट्यूड होता है किसी चीज को करने का कि वो म्यूजिक में अच्छा कर जाएंगे, वो ड्राइंग पेंटिंग में अच्छा कर जाएंगे, या टैलेंट होता है कुछ स्पेशल। देखो दो चीजें हैं, एक है एटीट्यूड, तो हम अपने एटीट्यूड एप्टीट्यूड के बेसिस पे भी अलग हो सकते हैं, और दूसरा है एप्टीट्यूड। इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना। एप्टीट्यूड को इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभिवृत्ति कहते हैं आई थिंक, या अभिरुचि कहेंगे, अभिरुचि, और या अभिक्षमता कह देते हैं कई लोग, इसको अभिवृत्ति कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें एटीट्यूड क्या है भाई, एटीट्यूड है जो आपने नजरिया बनाया है एक तरह से, अगर आसान भाषा में समझें, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके बिलीफ्स हैं, द वे यू लुक एट लाइफ, या फिर जो आपकी वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, बिलीफ्स हैं, जिन बातों में आप विश्वास रखते हैं, जिन चीजों को आप मानते हैं, यानी आप अपने 5 सेंसेस से किसी चीज के प्रति कैसा एक परसेप्शन बना के रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड के, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या है कि भैया इनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, मतलब उनका जो आइडियाज है, जो उनके दिमाग में आइडियाज है, तो हमने कह दिया एटीट्यूड पॉजिटिव है ना। कई बार हम कह देते हैं यार इसमें बड़ा एटीट्यूड है, तो वो बड़ा एटीट्यूड हमने सोशली ऐसे बना दिया है कि जैसे नेगेटिव होगा या फिर घमंडी होगा। परसेप्शन बोल सकते हैं एक तरह का, परसेप्शन हमारे 5 सेंसेस ही बनाते हैं ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा करके। एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड है आपके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी है टू डू समथिंग, है ना, एबिलिटी टू एक्सेल इन अ स्पेसिफिक फील्ड, एबिलिटी टू डू समथिंग। कोई स्किल हो सकती है, स्पेशली स्किल के रिगार्ड में होता है, किसी कौशल के रिगार्ड में, कि मान लीजिए मेरे अंदर टीचिंग का एप्टीट्यूड है तो मैं अच्छा पढ़ा लेती हूँ, हो सकता है नंबर मेरे से कोई ज्यादा ले आता हो क्लास में, है ना, हमेशा मैं टॉपर तो नहीं रही हूं। तो अगर हम देखें तो एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग मिल जाए या माहौल मिल जाए तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं। कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छा गाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई रेलवे स्टेशन पे भी बहुत अच्छा गा सकता है जबकि उसको तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। कोई नेचुरली ही क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है क्योंकि फिजिकल एबिलिटी अच्छी है ना, किसी में किसी और चीज की क्षमता है। तो आपके अंदर एप्टीट्यूड मतलब किसी स्किल को परस्यू करने की क्षमता, इनहेरिटेड आर सेम एज अ हेरिडिटी, बिल्कुल रोहित, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में आप अच्छा करने की क्षमता है आपके अंदर। हर बच्चा मैथ्स में अच्छा होगा जरूरी नहीं है सब में मैथ्स को लेकर एप्टीट्यूड हो सकता है कोई साइकोलॉजी में अच्छा हो, ठीक है ना, हो सकता है कोई कृष्णा साइकोलॉजी में अच्छा हो। तो किसी एक फील्ड में आपके अच्छे करने की जो क्षमता है, कोई स्किल को परस्यू करने की जो क्षमता है, वो आपकी एप्टीट्यूड है। आप चीजों के बारे में सोचते कैसे हैं, कैसे देखते हैं, वो आपका एटीट्यूड में आता है, ठीक है। सिर्फ गॉड गिफ्ट नहीं होता, कई बार आप उस पर थोड़ा सा काम भी करते हैं, बट हाँ आपके अंदर इनहेरेंट क्षमता होती है एप्टीट्यूड में। तो एप्टीट्यूड में बच्चे अलग होते हैं अपने, हम सबको ये नहीं कह सकते ना सबको मैथ्स में अच्छा ही करेंगे, सब इंटरेस्ट है या नहीं है, एप्टीट्यूड है या नहीं है, बहुत सारी चीजें। एक्वायर्ड ट्रेट्स, यही बात जो मैंने आपको बताई, अर्जित ट्रेट, सामाजिक अंतर होते हैं, कौन किस समाज से, आर्थिक रूप से भी कोई गरीब अमीर, है ना, अमीरों में तो लोगों को शौक है किस चीज का, वो हॉबी परस्यू करते हैं, है ना, स्कूल से आके बच्चा फुटबॉल खेलने जा रहा है, बास्केटबॉल खेलने जा रहा है, घर पे टीचर म्यूजिक सिखा के जा रहे हैं। नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीबी में कोई सोच के दिखाए, बेसिक फीस की तो मारा मारी रहती है कई बार स्कूल तक की। तो सामाजिक अंतर भी है। डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, भाई ये भी तो एक्वायर्ड है ना, आपने मेहनत करके कितना एजुकेशनल अचीवमेंट पाया, ठीक, इतनी बात क्लियर है हमेशा, थैंक यू। इमोशनल डिफरेंसेस में हमारे अंतर है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लर्निंग स्टाइल्स के डिफरेंस है, यानी एक बच्चा है जो देख करके अच्छा समझता है, यानी उसको अगर आप कोई पिक्चर दिखा दो तो अच्छे से समझ जाएगा, फोटो दिखा दो एक या कोई चीज दिखा दो। दूसरा बच्चा है जिसको कुछ अच्छे से कहानी सुना दो वो तुरंत समझ जाता है ना। तीसरा बच्चा होगा उसको कोई एक्टिविटी ही करके दिखानी पड़ेगी जिसको काइनेस्थेटिक कहते हैं। मतलब क्या है, देखो 65% लोग देख के सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आपको कोई पिक्चर में दिखा दूं तो आपको अच्छा लगेगा, कोई फोटो दिखा दो किसी चीज की। ऑडिटरी में कई बार आप कहते हो भाई एग्जाम्पल दे दो, तो 30% लोग सुन करके अच्छा सीख जाते हैं लेक्चर वगैरह से। काइनेस्थेटिक में 5% लोग हैं जो उनको कोई एक्टिविटी ही करानी पड़ती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये लर्निंग स्टाइल है, कुछ बच्चे अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ग्रुप स्टडी पसंद करते हैं, कुछ बच्चे रात को पढ़ रहे हैं, कुछ दिन में पढ़ रहे हैं। हाँ देखो जैसे गुरप्रीत कह रहे हैं कि मेरी स्प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, मेरे को हल्की सी भी ट्रेनिंग मिल जाए तो स्प्रिंट कर पाता हूं,
कोई बात नहीं, आज क्या मैनेज कर लो यार, वो क्लास का टाइम मैनेज करेंगे। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, भाषा के आधार पे अंतर है। सबकी रुचि सेम सब्जेक्ट में सेम चीज में नहीं हो सकती है ना, तो इंटरेस्ट के आधार पे हमारे बीच में अंतर है। हम एटीट्यूड, हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, उस चीज के बेसिस पे हमारे अंदर अंतर है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करते हैं, यानी वो कारक कौन से हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत डीप में कुछ नहीं है, आपको कॉमन सेंस से चीजें समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है ना। अगर हम देखें, टाइमिंग का पता लग जाएगा। देखो मैंने अपडेट कराया था, जैसे आज 6 वाली क्लास कैंसिल कराई थी, तो लिखा होता है ऊपर टाइम टेबल में जब आप बैच में जाते हैं माई कोर्स में, कि ये वाली क्लास आज इतने बजे है ना, या ये वाली क्लास आज ऑफ। तो वो आपको रीड तो करना सीखना पड़ेगा ना। किसी भी ऐप को चलाना भी शुरुआत में मुश्किल ही लगता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में आपको भी टाइम लगेगा। जो लोग नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं उनको पता है टाइम टेबल होता है ऊपर लिखा हुआ, डेली का डेली, जो हफ्ते का है वो अलग है, डेली का भी लिखा होता है कि अगर कोई क्लास ऑफ है तो वो दिखेगी आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये 2 हटा लेना, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे वैसे तो अगर देखा जाए सिर्फ 2 ही कारक होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, लेकिन इनको भी हम अभी ओपन करके समझेंगे, डिटेल में एनालाइज करके, कि हेरिडिटी मतलब आपका जेनेटिक मेकअप, आपकी शारीरिक क्षमता, इसमें शारीरिक कोई क्षमता भी मिल सकती है और कोई बीमारी भी मिल सकती है, जैसे एड्स या फिर इवन थैलेसीमिया, जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है, ध्यान रखना नहीं पड़ेगा ये। तो हेरिडेटरी आपके अंदर क्षमताएं हो सकती हैं कि आपके पिताजी या माताजी आपकी स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो आप में भी क्षमता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो हेरिडिटी के बेसिस पे, हमारे जेनेटिक मेकअप के बेसिस पे हमारे अंदर अंतर है, हमारे डीएनए अलग है सबका, तो क्लासरूम में अलग अलग अंतर वाले बच्चे मिलेंगे। एनवायरमेंट सबको अलग मिला है, बेशक स्कूल सेम दे दो, लेकिन रिलेटिव्स से लेके, घर के माहौल से लेके, ट्यूशन के माहौल से लेके एनवायरमेंट में भी अंतर पाया जाता है। कास्ट, रेस, नेशन, कि भाई आप किस राष्ट्र से हैं, किस रेस से हैं, है ना। अलग अलग हम कहते हैं एशियन रेस है एक अलग से, है ना, या हम साउथ अफ्रीकन रेस में अलग अलग नाम है, बहुत सारी रेसेस हमें मिल जाएंगी ह्यूमन रेस में ही, ठीक। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का स्तर में अंतर है सबके। एजुकेशन, शिक्षा किसको कैसी मिली है उसके स्तर में अंतर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। सेक्स डिफरेंसेस हैं। इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति जो है एक व्यक्ति की या बच्चे की, वो भी, उसमें भी अंतर मिलेगा, ठीक है। एज के बेसिस पे भी अंतर पाया जाता है भाई। अगर अलग अलग एज के बच्चे हैं तो अलग अलग इंटरेस्ट, उनके अंदर अलग अलग रुचियां मिलेंगी, अलग अलग उनकी क्षमताएं होंगी। पर्सनैलिटी का अंतर होता है, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी एक तरह की होती है, दूसरों की दूसरी तरह की होती है, कि उनका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड किस चीज में है। एजुकेशन शुड बी गिवन, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये बात तो पक्की है, शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, है ना। डिस्पाइट हमारे बीच, डिस्पाइट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बजाय या होते हुए, डिस्पाइट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होते हुए सबको शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड, उनकी पर्सनैलिटी, उनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए बच्चे को, आपको सारे तरह के बच्चों को केटर करना है, इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। हाँ वो मिल जाएगा सुनी, रिकॉर्डेड मिल जाएगा पुरानी सारी क्लासेस। डिस्पाइट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होते हुए हमें सभी को शिक्षा देनी है क्लासरूम में, इस बात का ध्यान रखना है। सबके अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर के आना है। अंतरों को मिटाना नहीं है, अंतरों को सेलिब्रेट करना है ना, कि सारे बच्चे एक दूसरे से अलग अलग चीजें सीख पाए। अभी इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, कल भी मैंने कराया था, आपको याद होगा, मैं अभी भी करा दूंगी आपको वो क्वेश्चन। देखो कौन से तरीके हैं जो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करने के लिए आपके काम आएंगे, कौन से वो तरीके हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करने में आपके काम आएंगे। इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज, यानी पेडागोजी क्या होती है, शिक्षण शास्त्र, पढ़ाने के तरीके। सेक्स डिफरेंस में क्या एक्सप्लेन करना है, फीमेल्स अलग होंगी, मेल्स अलग होंगे, अदर जेंडर में भी अंतर पाया जाएगा। तो कई बार हमारे कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो बायोलॉजी के आधार पर हमें अंतर पाया जाता है, सिंपल है तो। डिस्पाइट मतलब यानी या तो इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज, पढ़ाने के प्रभावी तरीके। हमें पता है कि इंडिविजुअल्स अलग अलग होंगे क्लासरूम में, तो इनको डील करने के बेहतर तरीके कौन से हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बावजूद हम कैसे कक्षा में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, सभी को इस पे चर्चा करते हैं। वो कौन से इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं या पॉइंट्स हैं जिन पे हम ध्यान रखें। जैसे पहला पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट मतलब सामग्री का एकीकरण। सामग्री का एकीकरण क्या चीज है भाई,
सामग्री का एकीकरण, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ करके आप पढ़ा सकते हैं। कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, एक उदाहरण से आप कई चीजें समझा सकते हैं। तो आपने सामग्री को एकीकृत कर दिया। आपके इंटरनेट में दिक्कत है कोमल। आपने क्या किया, सामग्री को एकीकृत कर दिया। ये जितने भी चीजें आप लोग अलग अलग पूछ रहे हैं जो क्लास के बाहर की हैं, वो आप लास्ट में पूछेगा। अभी आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये एक एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, तो इनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे बर्बाद नहीं जाना चाहिए। स्लो पढ़ाइए कह रहे हैं नेहा, चलो स्लो पढ़ा देंगे यार। क्या दिक्कत हो रही है कौशल्या? थोड़ा स्पीड स्लो करके दोबारा रिवाइज कर लेना अगर ऐसी दिक्कत है तो। नोट्स हिंदी में मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेंगे। इमोशनल, हाँ इमोशंस भी बहुत सारे एक्वायर्ड होते हैं कि आपने अपने आसपास देखा, आपका नेचुरल जो स्वभाव था, टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, आपकी हेरिडिटी से जो आपको मिला था, वो एकदम शांत रहने का था। लेकिन आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर टाइम शोर शराबा, लड़ाई, आपने पता नहीं कितना वायलेंस देख लिया, तो आपके इमोशंस भी फिर उस तरह के होंगे ना। तो इमोशंस इसलिए एक्वायर्ड डिफरेंसेस में काउंट करते हैं कुमार हम, है ना। इंटरलिंक करना, टॉपिक्स को इंटीग्रेट करना, है ना। एक सब्जेक्ट का टॉपिक, मतलब मान लीजिए आप हिंदी में कोई कविता पढ़ रहे हैं, किस पर, लाल बहादुर शास्त्री पर। अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जब आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कह देते हैं कई बार कि 2 टॉपिक कॉमन होते हैं, तो हम एक जगह पे सिर्फ एक चीज, आप भाषा भी सीख रहे हैं जब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कोई कविता पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज भी आपकी बेटर हो रही है, आपकी वोकैबुलरी बेटर हो रही है, और आप साथ साथ हिस्ट्री के बारे में भी जान रहे हैं। तो आप कॉमन, जैसे फिजिक्स और मैथ्स में कुछ टॉपिक्स कॉमन हो सकते हैं, तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं, एकीकरण कर सकते हैं सामग्री का। जैसे कई बार, अब जैसे हमारे जो है 2 टॉपिक कॉमन चल रहे हैं, मान लीजिए कुछ टॉपिक हैं जो दोनों ही बैचेस में या सभी को सारे बैचेस में साथ पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो अब उस केस में मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, क्लास को कंबाइंड कर दिया, है ना, कि भाई 7:30 वाली क्लास सबके लिए कॉमन है, 6 वाली भी चलेगी, 7:30 वाली भी चलेगी, क्योंकि ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमें साथ में पढ़ने हैं, जो बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ने होते हैं सबको, है ना। दोनों चीजें जरूरी होती है आकांक्षा, ऐसा कुछ नहीं है कि एप्टीट्यूड या एटीट्यूड की तुलना में क्या जरूरी है। यूपीएससी का पेपर नहीं लिख के आना है आपको, है ना। आपको सिंपल, आपको बस पता होना चाहिए, दोनों जरूरी है। एप्टीट्यूड अगर आपके अंदर है भी और एटीट्यूड आपका नेगेटिव है, तब भी आप कुछ नहीं करेंगे। और एटीट्यूड पॉजिटिव है लेकिन एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी ना किसी चीज का तो होगा ही, तो वो भी खराब हो जाएगा। सिंपल। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। विभेदी अनुदेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विभेदी अनुदेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे विभेदी अनुदेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी अलग अलग लेवल पे बच्चे की नीड के अनुसार उसको आप पढ़ाइए, ठीक है ना, मर्ज कर दो। एग्जैक्टली। इगैलिटेरियन पेडागोजी, इगैलिटेरियन मतलब हिंदी में पता नहीं इसका नाम क्या होता है, लिखवा देंगे। इगैलिटेरियन का मतलब होता है मिक्स्ड बेसिकली, यानी जहां जैसी जरूरत हो आप अपने मेथड्स में, एक जरूरी नहीं आप एक ही मेथड से पढ़ाएंगे पूरी क्लास में, मिक्स कर सकते हैं आप मल्टीपल मेथड्स को, जैसे लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड को एक साथ मर्ज किया जा सकता है। तो कई सारे मेथड्स को मिक्स करके भी आप पढ़ा सकते हैं, या कई सारे फंडे आप अपना सकते हैं, है ना। समतावादी पेडागोजी बोल देते हैं इसको, कि नीड के अनुसार, जैसा माहौल हो, जैसे बच्चे हो, जैसी उनकी जरूरत हो, उसके अनुसार आप मेथड चूज कर लो। इसी को हम समतावादी या इगैलिटेरियन पेडागोजी कहेंगे। लैक ऑफ प्रेजुडिसेस या जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव आपका क्लास में होना चाहिए, यानी जो पूर्वाग्रह हैं उनको आप खत्म कर दीजिए, कि आपने सोचा हुआ है इस जाति का बच्चा, इस या लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, इस जाति का बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है। जो भी पूर्वाग्रह हैं उनको आप हटा दीजिए, तभी आप अच्छे टीचर बन पाएंगे। कि आप जेंडर फ्री रखिए क्लासरूम को, ऐसा नहीं कि आप जेंडर के आधार पे आप क्या करें, ये मान लें कि भाई ये बच्चे सीख पाएंगे क्योंकि ये मेल हैं तो ये फुटबॉल खेल सकते हैं, फीमेल्स हैं तो फुटबॉल नहीं खेलेंगी। ये सब चीजें नहीं करनी। क्या करोगी प्रीति, ये जान के कि एगैलिटेरियन पेडागोजी किसने दिया था, क्या करोगी? क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में? नहीं ना। अगर पूछा जाएगा तो मैं खुद ही करा दूंगी, है ना। ये रट्टे लगाने पे इतना फोकस हमारा क्यों है, कॉन्सेप्ट समझने की बजाय? बहुत सारे तो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति का नाम दिया ही नहीं जा सकता कि इसने दिया था। साउंड कट करके आ रहा है, माइक ठीक कीजिए। माइक ठीक ही है यार, पता नहीं इनामुल क्या दिक्कत आ रही है। देखो एक बार, माइक ठीक ही है, यहां से ओके सब कुछ। किसी को कोई और भी है जिसको दिक्कत है? एप्टीट्यूड आपके अंदर छिपी हुई क्षमता किसी स्किल को सीखने की, कि आपने गाना गाने के लिए एप्टीट्यूड होगा तब तो कोई सिखा पाएगा आपको।
अगर आपकी आवाज ही जियान जैसी है या आपके सुर लगते ही नहीं है बिल्कुल, तो फिर कहां से सिखा पाएगा आपको कोई। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तनु बताया भी था कि बच्चे की नीड्स के अनुसार अलग अलग लेवल्स पे पढ़ाना, जैसी बच्चे की नीड है, जैसी बच्चे की क्षमता है, उस हिसाब से पढ़ाना, उसी हिसाब से मेथड चूज करना, उसी हिसाब से लेसन प्लानिंग करना, उसी हिसाब से एग्जांपल्स देना, उसी हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट करना, ठीक है ना। एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है? समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगी आपको। इसको हम कहते हैं क्षमता समूहन। एबिलिटी मतलब क्षमता और ग्रुपिंग मतलब समूहन, यानी आप समूह में बांट देते हैं क्षमता के आधार पे। पहली बात तो कोशिश करना है, पहली बात तो कोशिश करना है कि हमें एबिलिटी ग्रुपिंग ना करनी पड़े, यानी बच्चों को क्षमताओं के आधार पे ना बांटना पड़े। अगर बांटना भी पड़ जाए, अगर एबिलिटी ग्रुपिंग करनी भी पड़ जाए, ये दो प्रकार की होती है। क्षमता समूहन कहेंगे इसको, क्षमता समूहन, यानी क्षमता के आधार पे समूह में बांट दिया बच्चे को, और ग्रुप में सीखना अच्छा होता है, ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में भी डिस्कस किया था। क्षमता समूहन की अगर हम बात करें तो ये क्षमता समूहन दो प्रकार का है मुख्य रूप से एबिलिटी ग्रुपिंग। एक है सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, सेम एजी यानी एबिलिटी ग्रुपिंग। एक है डिफरेंट या मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग, मिक्स्ड एजी यानी एबिलिटी ग्रुपिंग। अब मिक्स्ड एजी क्या है? सेम एबिलिटी ग्रुपिंग या समान या सम जो समूहन, क्षमता समूहन है, उसमें होमोजीनियस भी कह देते हैं इसको, कि एक जैसी क्षमताओं वाले बच्चे आपके होंगे। होमो का मतलब ये सेम, होमोजीनियस एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी एक जैसा सेम क्षमताएं रखने वाले बच्चे। यानी मैथ्स में अच्छे हैं 4 बच्चे, चारों को एक ग्रुप में डाल दिया। 4 बच्चे हैं जो 35% लाते हैं, या फिर मैं कहूं टॉप करते हैं, तो टॉपर्स को सबको एक सेक्शन में डाल दिया। ये है सेम एबिलिटी ग्रुपिंग। ए सेक्शन में सारे अच्छे बच्चे रहेंगे, ये सब क्या है? एबिलिटी ग्रुपिंग है। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है? मिक्स बच्चे, सेक्शन चेंज होता रहता है, इस बेसिस पे नहीं कि कौन कितने नंबर ला रहा है, बट फॉर अ चेंज, या एक ग्रुप में आपने मैथ्स में जो अच्छा बच्चा है उसको भी रखा, कोई मैथ्स में कमजोर बच्चा है उसको भी रखा, ताकि वो उस अच्छे बच्चे से थोड़ा कुछ सीखेगा, स्किल्स सीखेगा, एक दूसरे से सोशल स्किल्स भी सीखेगा, है ना। एक बच्चा है जो इंग्लिश में अच्छा है वो भी है, एक बच्चा है जो फर्स्ट आता है, एक बच्चा है जो थोड़ा बीच में कहीं एवरेज बच्चा भी है एक ग्रुप में, और एक आपका थोड़ा स्लो सीखने वाला बच्चा भी है। तो मिक्स होना ज्यादा बेटर है। हाँ, आप मिक्स्ड होते हैं तो मिक्स्ड बेटर है, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो सेम या होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजेनियस ग्रुपिंग करनी चाहिए जब जरूरत पड़े। कुछ चीजों में होमोजीनियस काम आती है, जैसे मान लीजिए सिंगिंग कंपटीशन है, तो अब जो सिंगिंग में अच्छे बच्चे होंगे उन्हीं को तो भेजा जाएगा, या फुटबॉल कंपटीशन है तो फुटबॉल में अच्छे बच्चों को तो भेजेंगे हम, तो वो वहां पे सेम एबिलिटी ग्रुपिंग या होमोजीनियस काम आ जाती है। अदरवाइज तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग ही करनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई बात नहीं संजू, बाद में भी देख सकते हो, बट ऑल द बेस्ट। इगैलिटेरियन पेडागोजी है, जैसी नीड हो वैसा मेथड चूज कर लो आप, जो बच्चे के काम का हो, जो बच्चे को सेंटर में रखे, समतावादी, जिसकी जरूरत हो। तो ये सारे मेथड्स हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दोनों जगह आपके काम आएगा। हाँ, 1 साल तक वैलिडिटी, 1 साल तक रिकॉर्डेड रहेंगे, जब तक जिसकी बैच की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट क्या, आपने जो ऐसा 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 टॉपिक या ऐसे टॉपिक्स जो मल्टीपल जगह पे कॉमन है उनको जोड़ करके पढ़ा दिया, समझा दिया। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, अलग अलग लेवल पे धीमे सीखने वाले बच्चे को अलग तरह से डील कर रहे हैं, उसके लिए अलग एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, अलग मेथड यूज कर रहे हैं। यानी सेम इंस्ट्रक्शन नहीं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड, जैसी नीड वैसा मेथड। एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग अगर करनी पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, जिसमें मिक्स्ड बच्चे हों, हेट्रोजेनस जिसको हम कहते हैं, विषम समूहन, ना कि सारे सेम क्षमताओं वाले बच्चे को डाल देना है कि जो भी फर्स्ट आएंगे वो ए में, ए सेक्शन में, बाकी को अलग। लैक ऑफ प्रेजुडिस, पहले से पूर्वाग्रह नहीं बना के रखने के इस जेंडर के, इस जाति के, इस समूह के, इस कल्चर के बच्चे खराब होंगे, पहले से ऐसा नहीं सोचना है। आपके लिए सब बच्चे बराबर हैं, उनकी बेहतरी के लिए आपको सोचना है। इगैलिटेरियन पेडागोजी, समतावादी, अगेन सेम ही बात है कि आप जो बेस्ट हो सकता है बच्चे के लिए वो चूज कर लीजिए, चाहे आपको मल्टीपल मेथड्स का यूज क्यों ना करना पड़े, ठीक है ना।
तो ये सारी बातें थी, ये 5 पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। एबिलिटी ग्रुपिंग के बारे में ही है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिमिलर एबिलिटी वाले बच्चों को सिर्फ ग्रुप में रखना, जैसे रीडिंग और मैथ्स इंस्ट्रक्शन जब आप दे रहे हैं तो मैथ्स का ट्यूशन क्या है, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग है एक तरह की। जबकि बिटवीन क्लास ग्रुपिंग या मिक्स्ड क्लास ग्रुपिंग, विद इन क्लास होती है सेम तरह की बात, सेम एबिलिटी वाले। बिटवीन क्लास या हेट्रोजेनस में क्या है, आप जैसी जरूरत होती है मतलब मिक्स्ड बच्चों को रख सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जो बात मैंने बता दी वही फाइनल है ना, ये क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको आप छोड़ सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी ये जो टॉपिक आपने पढ़ा इसको आप क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे, इसका शैक्षिक अनुप्रयोग क्या है, इसको क्लास में कैसे यूज किया जाएगा, इस लगभग हर टॉपिक में हम ये चर्चा करते ही हैं। देखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये कहती है सबको एक डंडे से मत हांको। इगैलिटेरियन पेडागोजी ऑलरेडी मान के चल रही है कि मत करो ये काम, जैसी नीड हो, जो बच्चे के लिए बेस्ट है वो करो। लेकिन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह रही है कि सबको सेम तरीके की जरूरत ही नहीं है, आप अलग अलग तरीके यूज कर लो अलग अलग बच्चों के लिए। ठीक है ना इनामुल? चलो खुशप्रीत, इसका मतलब आपके इंटरनेट में दिक्कत है। अब कैसे क्लासरूम में यूज करेंगे, क्रिएटिंग ग्रुप्स, ट्रैकिंग भी कह देते हैं, ग्रुपिंग भी कह देते हैं, विद इन एंड बिटवीन क्लास या मिक्स्ड और सेम एबिलिटी। तो आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है या हेट्रोजेनस। करिकुलम डेवलपमेंट में आप ध्यान रखेंगे इन बातों का, जब पाठ्यचर्या बनाई जा रही है, सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है, स्कूल की एक्टिविटीज, स्कूल में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स, कोई भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स डे, तो इन सारे अंतरों का ध्यान रखा जाए, डिफरेंशिएटेड करिकुलम का पालन किया जाए। पेडागोजी आपकी वैसी होनी चाहिए ताकि वो बच्चे की नीड को फुलफिल कर पाए। फिजिकल डिफरेंसेस का आप ध्यान रख सकते हैं कि सारे बच्चों को जरूरी नहीं सब दौड़ के ही फुटबॉल में ही शामिल होंगे, है ना, किसी को विजुअली कोई दिक्कत हो सकती है। कॉग्निटिव डिफरेंसेस होते हैं, यानी दिमाग का स्तर भी सबका सेम नहीं होता, शारीरिक क्षमताएं भी सबकी सेम नहीं होती, सबको हम पीटी ऊषा नहीं बना देंगे, है ना, सबकी क्षमताएं अलग होंगी। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोग करके सीखें बच्चे एक दूसरे के साथ। वी ऑल कैन लर्न डिस्पाइट ऑल आर डिफरेंसेस, यानी हमारे बीच में, हम सभी में अंतर हो सकते हैं। क्लासरूम में अगर 35-40 बच्चे हैं लेकिन हम सभी सीख सकते हैं साथ में, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक, लेट देम रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, बच्चे को उसके अंदर जो छिपी हुई क्षमता है, जो उसका पोटेंशियल है, संभावना है, उसको बाहर निकाल करके लाना, ये आपका काम है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लो। पहला क्वेश्चन है, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहेंगे, फटाफट से बता दीजिए। छोटी छोटी सी बातें थी जो हम ऑलरेडी ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराइए। पोटेंशियल का मतलब क्या है, यही तो है। पोटेंशियल कैसे निखार के लाओगे, सारे बच्चे जरूरी थोड़ी सिर्फ किताबी कीड़े बनने के लिए बने हैं, बाकी एस्पेक्ट भी तो देखने हैं आपको बच्चे के, शारीरिक से लेके मानसिक से लेके सभी। बी ऑप्शन बिल्कुल समझ गए आप लोग। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहेंगे, यानी कठिनाई का स्तर। एक वो बच्चा जिसको प्लस माइनस करना नहीं आ रहा, आप उसे डिवीजन नहीं सिखा देंगे, पहले प्लस माइनस सिखाते हैं, यानी बच्चे के स्तर को देखते हुए आप कठिनाई का स्तर रखते हैं। डिफिकल्टी लेवल बच्चे की जो उसकी आज की प्रीवियस नॉलेज है, जितना उसको आता है उसके आधार पर ही तो पढ़ाओगे। एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि एक बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो पहले उसे पीछे का तो समझा दें। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है। एररलेस इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता कि त्रुटिहीन, कोई गलती ही नहीं होगी किसी चीज में। सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन होता है कि आपका मन क्या, बस कुछ एक सेलेक्टिव चीज सिखानी है ना। प्रिसीजन टीचिंग, यानी बिल्कुल सटीक आपको एक पर्टिकुलर चीज ही बता करके और छुट्टी कर देंगे, एकदम बेकार चीजें हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन ओवर हियर। विभेदी अनुदेशन जिसको हम कह रहे हैं कि टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, यानी बच्चे की नीड के अनुसार चल रहे हैं आप। वेरिंग लेवल यानी मॉडरेट भी क्वेश्चंस हैं आपके डिस्कशन में, मुश्किल एग्जांपल्स भी देते हैं, आसान भी दे रहे हैं, बिल्कुल आसान भी दे रहे हैं, एवरेज भी दे रहे हैं, यानी हर तरह से लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। इंडिविजुअल लर्नर की जो क्षमता है, अभी उसको पढ़ना नहीं आता और आप कह रहे हैं ऐसे लिख के दिखाओ, तो पहले पढ़ना सिखाएंगे ना संदीप। तो ये क्या होगा, वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई के अलग अलग स्तरों पे पढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि बच्चे सारे के सारे सेम लेवल पे थोड़ी होंगे क्लास में। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत काम का है, पेपर में आता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार, ये क्या कहता है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। अभी हमने बात की थी सारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे कि सबको
ट्यूशन की सुविधा होगी, सबको सारी सुविधाएं होंगी। कुछ बच्चों को तो किताब भी लेना बड़ा मुश्किल पड़ता है, वो गवर्नमेंट स्कूल में जो एड मिलती है उससे जीवन चल रहा होता है। ठीक है ना अंजलि, अभी वही चल रही है सुरभि। तो अगर हम देखें, सभी तरीके के बच्चे होंगे, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बच्चे भी होंगे, जिनको आर्थिक रूप से मदद की जरूरत होगी, उनको कैसे डील करोगे भाई? वंचित बच्चों, पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कैसे माहौल देने की आवश्यकता है? डिस्करेजेस, उनको हतोत्साहित कर देंगे? नहीं, हमने यही बात की थी, एजुकेशन सबको दी जा सकती है, यही मानना है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे उनको हतोत्साहित कर दें, तुमसे ना हो पाएगा, ये किसी बच्चे को नहीं कहना। डिस्करेजेस द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीखें। यानी कोई जिस भी माहौल से आ रहा है उसकी भाषा अगर स्कूल में नहीं बोली जा रही है तो उनको कहो कि जो इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज है स्कूल की वही सीखो, उसी में बात करो, अपनी भाषा यूज मत करो। जबकि मदर टंग बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो काम का है, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसका अनुभव हो, चाहे उसका कल्चर हो, जो भी वो लेके आए सब काम का है। आपको डिसरिगार्ड नहीं कर देना है, यानी हटा नहीं देना है उसको, रेप्रीमेंड या फटकार नहीं लगा देनी है उस चीज के लिए। कैटेगराइजेस चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत कर लो, या फिर वैल्यू करना है उनके कल्चर को। एग्जैक्टली टीचर्स देम गुड बिहेवियर, तो हमने कैसे मान लिया कि बच्चे को जो व्यवहार आता है वो गलत ही है, हम उसको अच्छा व्यवहार सिखाएंगे। वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, ये बात एकदम सही है कि जो बच्चे हैं जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को भी मूल्य दे रहे हैं, उसको भी महत्व दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी सीखा ही होगा अपने आसपास से। यानी आप विभिन्नता में एकता वाले प्रिंसिपल पे चल पा रहे हैं, सबको एक्सेप्ट करके बच्चा जो भी ला रहा है वो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, काम का है, उस पर बिल्डिंग बनाएंगे, ना कि उसको डिसरिगार्ड कर देंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है क्षमता के आधार पर बांट देना। मैंने कहा क्षमता के आधार पर बांटना भी पड़े, पहले तो अवॉइड करो क्षमता के आधार पर बांटना भी पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग। ठीक है ना? तो वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, तो बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा है वो जो भी लेके आ रहा है, चाहे उसके मूल्य हो, चाहे उसकी संस्कृति हो, उसकी भाषा हो, सबको आपको क्या करना है? गले से लगाना है। एक तरह से एक्सेप्टेंस आपके अंदर उस चीज को लेकर के होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हम करेंगे इस बार आया हुआ है, इस पे हम अभी आएंगे, पहले मैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक मिनट रुकना बस। ओके, पता नहीं कितने तो हमने पेपर्स कर लिए हैं। यहां तक कुछ समझ ना आया हो तो आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मैं मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग पे ही आपको एक क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ। हाँ, ये देखिएगा, इस बार भी पूछा हुआ है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो हम कर चुके हैं। एक मिनट रुकना भाई, यूट्यूब पे हमने डिस्कस किया था ना कल। हाँ, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग बेसिकली करनी नहीं होती, वो क्वेश्चन मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार, आ जाओ इधर ही आ जाओ, वापस से आ जाओ। देखो एक बार क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करो इतने। वो बेसिकली उसमें वही बात थी कि सेम एबिलिटी ग्रुपिंग हमको नहीं करानी है। A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? यानी 3 साल का बच्चा है जो कहता है कि दूध जो है वो मिल्क बूथ या मदर डेयरी पे ही मिलता है या डेयरी पर ही मिलता है। और बिल्कुल सचिन लोधी मिल गया आपका कमेंट, थैंक यू। उत्पादन किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा विवरण प्रदान करता है? यानी कौन सी एक बात बच्चे की समझ को क्लियर करेगी कि ऐसा बच्चा क्यों कह रहा है, जबकि दूध
जो है वो मिल्क बूथ पे थोड़ी प्रोड्यूस करता है, गाय भैंस या किसी भी एनिमल से आ रहा होगा या किसी और सोर्स से आ रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि डेयरी में दूध बनता है, ठीक है ना। असम से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया वर्षा, थैंक यू शुभ्रा। चलिए भाई बताइए ऐसा क्यों कह रहा है बच्चा। द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम दी मिल्क बूथ। बिल्कुल सही बात है, बच्चे का जो ये उत्तर है कि मिल्क बूथ पे दूध बनता होगा, वो उसके अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ या तो मिल्क बूथ या मदर डेयरी जाता होगा दूध लेने के लिए, तो उसने तो अपने अनुभव पे जवाब दिया है, उसको बाकी दुनिया का क्या पता। द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउज, हमें क्या पता देखी है या नहीं। द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर अ अच्छा एनवायरमेंट, नहीं दे रही फैमिली, नहीं भाई सब कुछ पता होगा बचपन में, जरूरी थोड़ी है। द चाइल्ड हैज वेरी, ना तो बच्चे के परिवार में ना बच्चे में कमी निकालनी है आपको, सिंपल एज अ टीचर। द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। आप बच्चे को जज मत कीजिए बैठ के कि बच्चे को कुछ नहीं पता, ये नहीं है वो नहीं, आप कमी मत निकालिए, आप ये देखिए वो ये बात कैसे कह रहा है, वो अपने अनुभव के बेसिस पे कह रहा है, जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो उसने देखा, उसके आधार पर उसने जवाब दे दिया। हम ऐसे ही तो करते हैं जब बच्चे होते हैं तो। क्लियर बात है ना, क्लियर है। क्यों शशि कैसे कर दें भाई, कह रही है सीटेट का बैच फ्री कर दो। भाई इतने सारे टीचर्स हैं, इतना कंटेंट आपको मिलता है, इतने नोट्स मिलते हैं, कि आपको क्या लगता है ये सब में कॉस्ट नहीं लगती है। जो इतने सारे टाइपिस्ट से लेकर के कंटेंट की टीम से लेकर के आपके व्हाट्सएप की कॉलिंग टीम से लेकर के और ये पूरा जो टैग सर्वर से लेकर के इतने सारे जो खर्चे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, कई सौ लोग जो काम करते हैं, वो कैसे निकलेंगे बताओ एक बार। इतनी बेसिक सी फीस है, यही ऑफलाइन में इसका 100 गुना होती थी, कम से कम 10 से 20 हजार। बाकी लोग कैसे चलाएंगे अपना घर। चलो मैं मान लूं कि ठीक है यार, कुछ लोगों ने हो सकता है कि एनफ चल गया होगा, या यूट्यूब पे मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अगर फ्री पढ़ना है वहां से पढ़ लो भाई। लेकिन कम से कम जब बैच में एक तरीके से चीजें चल रही हैं, इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, बिना कॉस्ट कैसे निकल करके आएगी, या बिना एक सिस्टम के। इको सिस्टम तो चाहिए होता है ना किसी भी चीज को रन करने के लिए। ये कैसी बात है, स्कूल में जाओगे पढ़ाने, कल को कह दो कि सैलरी मत दो ऐसे ही पढ़ाएंगे, तो फिर तो आज ही पढ़ा लो। सरकारी नौकरी की इच्छा क्यों है। और ये बात मैं तब बोल पा रही हूँ जब मैंने सालों फ्री पढ़ाया है, कि हम कह तो देते हैं, ये कहना आसान होता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। इवन बेयर मिनिमम फी पे भी अगर आपको कोई अच्छी एजुकेशन दे पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। सालों साल से टीचर्स पढ़ा रहे हैं भाई। हाँ पहले भी समझाया था ना। ठीक है, और आप तो बैच खरीद चुके हो तब कह रहे हो फ्री कर दो हैं। यहाँ तो सारे पेड लोग हैं। एग्जैक्टली सबकी फैमिलीज हैं, सबका अपना मोटिवेशन का सबके तरीके अलग हैं। इतना सस्ता बैच तो एक इंसान का ना मिले, एक टीचर का ना मिल पाए अकेले, जितने में सारे टीचर्स हैं आपके सामने। बातें करते हो यार, रुलाओगे क्या। मिनिमम फीस है यार बिल्कुल। ऑफलाइन में 5 हजार लेते हैं, वो तो एक सब्जेक्ट का है। जैसे इंग्लिश वगैरह का ले लिया, अगर यहाँ दिल्ली में आप आएंगे और सिर्फ सीटेट का भी लेंगे। अब तो खैर जब से हमने ऑनलाइन शुरू किया, चीजें इतने साल हो गए, कोचिंग सीटेट की वैल्यू कोई खास नहीं बची है, लेकिन फिर भी मेरे खुद के लर्नर्स हैं जो 5 से 10 हजार चार्ज करते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ाते भी हैं। चलो खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। हाँ अमन कुमार कह रहे हैं मैं तो बोल दूंगा, बट मम्मी पापा जी पीट पीट के कहेंगे कि सैलरी दे। एग्जैक्टली देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करें द चाइल्ड्स आंसर क्या है, उसके अनुभव के आधार पे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। यानी प्राथमिक कक्षाओं में, कक्षा तो कोई भी हो, प्राथमिक हो उच्च प्राथमिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कक्षा में डैश उन अनुभवों के लिए महत्वपूर्ण है जो एक बच्चा अपने साथ लाता है। उन अनुभवों की उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट कर दो, उनको इग्नोर कर दो, या बिल्ड ऑन करो जो बच्चा लेकर के आया है, या फिर डिनाई कर दो, मना कर दो जो बच्चा अनुभव लेके आया है, कि अपने अनुभव शेयर मत करो। बताओ एक बार फटाफट से बताओ। दिल्ली में पढ़ाते हैं भाई। एग्जैक्टली संजना। बिल्कुल आइएगा दिल्ली में, इस साल शायद हो सकता है मैं कुछ लिमिटेड बैच शुरू करूँ ऑफलाइन वाले। थैंक यू दिलकश। दिलकश एग्जैक्टली एग्जैक्टली 20 हजार तक भी है। बहुत बढ़िया साक्षी। और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो मेहनत करके यूट्यूब पे पढ़े, बहुत कुछ कराया हुआ है यार मैंने, फ्री नोट्स तक दिए हुए हैं।
चलो इधर आ जाओ, ये बातें चलती रहेंगी। बिल्ड ऑन, यही बात हमने अभी की थी। बच्चा जो भी घर से लेके आता है उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी प्रीवियस नॉलेज है वो, यानी उसका पूर्व ज्ञान है वो, क्योंकि बच्चा खाली बर्तन नहीं है, पूर्व ज्ञान है वो जो उसने आसपास से एकत्रित किया है, ओल्ड नॉलेज है, ओल्ड से ही नए ज्ञान को आप जोड़ते हैं, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ये सब काम की बातें मैं लिख रही हूं, या फिर मैं कहूं नोन टू अननोन जाते, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, यानी जो उसको पता है वो उसको सिंपल लगेगा, सरल लगेगा, तो सरल से जटिल की ओर जाते हैं, नोन टू अननोन, ठीक है ना। लोकल टू ग्लोबल जाते हैं, यानी जो आसपास का है उससे दुनिया की तरफ जाते हैं, पहले पड़ोस का पता होगा तब तो दुनिया का पता करोगे, तो लोकल टू ग्लोबल जाते हैं। तो ये सारे फंडे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, बच्चा जो भी लाए घर से उसको एक्सेप्ट करके चलना है। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, यानी ये जो व्यक्तिगत विविधताएं हैं इनका मुख्य कारण या प्राथमिक कारण क्या है। द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यानी जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है वो है, या फिर द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रियाएं हैं। जो जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, जो जेनेटिक्स जो हेरिडिटी से मिला है कोड, उसका रीजन है। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, जन्मजात जो क्षमताएं हैं। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था, दो ही रीजन है इसके, एक जो इनहेरिटेड यानी हेरिडिटी, और दूसरा है एनवायरमेंट या अर्जित, जिनको हमने एक्वायर्ड कहा था। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जो जटिल परस्पर क्रिया है, देखो और कुछ हो ही नहीं सकता, यही दो चीजें होती है, इन्हीं में सब कुछ बट जाता है। एनवायरमेंट में एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, ये सब आ जाएगा। हेरिडिटी में आपकी जो टेम्परामेंट है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये सब आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर के इंटरेक्ट करते हैं, तब जाकर के आप चीजें सीखते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में, यानी आपकी जेनेटिक मेकअप, आपका डीएनए अलग है, आपका एनवायरमेंट अलग होता है, और वो डीएनए एनवायरमेंट के साथ जैसे इंटरेक्ट करता है वो मिलकर के कुछ नया बनाता है, इसलिए हम सभी में भिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। इसलिए हम सब सेम नहीं हो सकते, क्योंकि या तो हमारा जेनेटिक मेकअप तो सभी का अलग है, और एनवायरमेंट में भी कई बार अंतर होता है, और कई बार आपका जेनेटिक मेकअप सेम एनवायरमेंट में दो लोग हैं, दो अलग लोगों का अलग तरह से, दो अलग लोग अलग तरह से सोच सकते हैं उस एनवायरमेंट में। वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, हम अपनी बौद्धिक क्षमता में अंतर पाया जाता है हमारी। मोटिवेशन, सब मोटिवेटेड हो नौकरी के लिए, काम के लिए, जरूरी नहीं है, मोटिवेशन के स्तर में अंतर पाया जाता है। हमारी किस चीज में, किस सब्जेक्ट में कितनी रुचि है, उसमें अंतर पाया जाएगा। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, हम सभी अपनी बुद्धिमत्ता, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हैं। यह सिद्धांत निम्न में से किसको संदर्भित करता है, फटाफट से बताइएगा। थियरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, ये सिर्फ इंटेलिजेंस थोड़ी कहा है, इसमें तो इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट सब कुछ है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमारी व्यक्तिगत मतभेद है, हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जिसकी वजह से इन सब में अंतर पाया जाता है, नहीं तो दो लोग रोबोट बन जाएंगे, है ना। एनवायरमेंट भी इसी में आ गया और हेरिडिटी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके कमेंट्स अब क्लास का टाइम ओवर हो गया तो दिख नहीं रहे। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन आ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स, यानी एक स्कूल को छात्रों के व्यक्तिगत अंतर को या विभिन्नता को संबोधित करने के लिए किस तरह का समर्थन प्रदान करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कर दो, सबको रोबोट बना दो। एकदम खराब तरीका है, ये हमें नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है। मैंने बताया था ना, एजुकेशन सबके लिए है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बावजूद हम सब एक क्लासरूम में सीख सकते हैं, तो रिमूव करना तो कोई समझदारी है ही नहीं। रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स, यानी जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनको स्पेशल स्कूल में भेज दो, नहीं सबको एक ही छत के नीचे सिखाना है। ये आपकी समावेशी शिक्षा भी कहती है, जो हम आगे जाकर के इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम, अब यही बात तो की थी, सेम लेवल नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इगैलिटेरियन पेडागोजी, अंतर चाहिए हमें करिकुलम के लेवल में भी, ठीक है ना। फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना और कई शिक्षण प्रदान करें और सीखने के अवसर प्रदान करें, यानी मल्टीपल वेज हो सीखने के, और बच्चे को सेंटर में रखेंगे। और जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, शेप, साइज, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब में हमारे अंतर होगा, कि हम सब में हमारी संस्कृति, जाति, भाषा, दिखना, हमारा रंग, रूप, आकार, रुचि, अभिरुचि, इन सब में अंतर पाया जाएगा, बुद्धि के स्तर में अंतर पाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को सेंटर में रखें, जिस तरह के बच्चे उस हिसाब से हम करिकुलम प्लान करें। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए भी बेस्ट होती है। इवन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का भी आप ध्यान रख ही रहे होंगे। ये आखिरी सवाल एक एक करके मैं कराए ही जा रही हूं। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड,
शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को विभिन्न प्रकार की सीखने की स्थितियां प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी विभिन्न प्रकार के हैं। सारे बच्चे सेम नहीं है कि सेम प्रकार की बस आप अपॉर्चुनिटीज दे दो सबको। बात ठीक है या नहीं है? कल क्लास कितने बजे होगी? यार कल का आई एम नॉट श्योर कि क्या रहने वाला है, बट अगर क्लास हुई आपकी तो सेम टाइम होगी। 7:30 वाली 7:30 होगी, 6 बजे वाली 6 बजे होगी। ठीक, 1% चांस है कि ऑफ हो जाए। मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना है, कल जाऊंगी या परसों, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यूजेस एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होते हैं सिंपल, आपने वही बेसिक मेथड या फॉर्मूले यूज करना, तो नहीं सारे टाइम अगर आप फॉर्मूले यूज करोगे सब बच्चों को थोड़ी समझ आएगा। प्रॉब्लम डिडक्टिव मेथड से, यानी बस पहले रूल बता दो और एग्जांपल नहीं, बच्चे को एक्टिविटी करानी है। फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, रट्टा तो लगवाना ही नहीं होता, तो ए ऑप्शन ही सही है कि वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस दो आप, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एल्गोरिथम में सिंपल फॉर्मूलाज जो सेट हैं, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये नहीं करना आपको। यूट्यूबर क्लास मोस्ट प्रोबेबली है। गुड फ्राइडे तो कोई नहीं, खैर उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे क्लास टाइम कर दिया यार, वो करें तो करें कैसे, देखते हैं अभी, क्योंकि नहीं अभी हॉलीडे मत मानो कल का, है ना, अभी